एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में शक्ति तक हम लोग देख लिए थे, पढ़ लिए थे। शक्ति के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान लिए थे। ये उसी का आगे है जो वहाँ 4 तत्व बोले गए थे। इधर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ प्रमुख अवधारणाएं बोले गए थे। इसमें शक्ति हम लोग देख लिए हैं, राष्ट्रीय हित, गुटनिरपेक्ष एवं वैश्वीकरण। 3 चीज़ और देखना है, बस यही 3 चीज़ में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए 3 पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित पहला पॉइंट है। हेलो एवरीवन, हम वो इससे पहले जो वीडियो बनाए थे वो थोड़ा हम मोबाइल में ही टाइप करके बनाए थे, तो वो आप लोग बुक के माध्यम से ही देखिएगा। और टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो हम बुक से ही डायरेक्ट दिखा देते थे। इसमें आप लोग को भी अच्छा लगेगा और आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए हम लोग राष्ट्रीय हित यहाँ ख़त्म हो गया है। ये हम आप लोग को दिखा दिए थे शक्ति अथवा राष्ट्रशक्ति के कारण। इनके कारण हम लोग बता दिए थे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग राष्ट्रीय हित में आएंगे। चलिए राष्ट्रीय हित को देखते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इस वैश्विक युग में आज प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे राज्य से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। अतः अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए उसे अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ता है। चलिए, जैसे कि हम लोग शक्ति में देखे थे उसी प्रकार राष्ट्रीय हित का है। इसमें लिखा ये है कि जैसे एक देश दूसरे देश से संबंध बनाता है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति। जैसे हमारे देश में कुछ चीज़ घट गई हो, हमारे देश में अगर सैन्य शक्ति लो है, तो हम लोग अगर दूसरा देश से रिलेशन अच्छा बनाएंगे तो वहाँ का सैन्य शक्ति भी हम लोग यहाँ बुला सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है एक देश दूसरे देश की ओर। वस्तु राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। सामान्य अर्थ में राष्ट्रीय हित का संबंध समस्त राष्ट्रीय मुल्कों के कुल युग से है। समान अर्थ में राष्ट्रीय हित का संबंध समस्त राष्ट्रीय मूल्यों के कुल युग से है। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय हित का संबंध समस्त राष्ट्रीय मूल्यों के कुल युग से है। शायद इस संबंध में राष्ट्र शब्द का प्रयोग राष्ट्र एवं राज्य दोनों अर्थों में किया जाता है। प्रत्येक देश, इसमें कहा गया इस संबंध राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग राष्ट्र एवं राज्य दोनों में किया जाता है। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक देश अपना राज्य को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही दूसरा देश से बात करते हैं, नीतियों का निर्देशन करते हैं। जैसे फ्रेकेस के अनुसार राष्ट्रीय हित विदेश नीति की कुछ राष्ट्रीय विदेश नीति की मुख्य अवधारणा है। नेचुरल इंटरेस्ट इज द की कॉन्सेप्ट इन फॉरेन पॉलिसी की राष्ट्रीय हित की अवधारणाएं भ्रमपूलक है। इसके अनुसार राष्ट्रीय विश्लेषण एक राष्ट्र क्रिया में इस अवधारणाओं को प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इस अवधारणा का प्रयोग साधारण राज्य की आकांक्षाओं के लिए किया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से राज्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार व्यक्तिगत संबंधों का निर्धारण लाभ या हानि के आधार पर होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण भी राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर ही की जाती है। इसमें कहा गया कि जिस प्रकार हम लोग अपने, जैसे हम लोग के बीच, इंसान लोग के बीच जो झगड़ा हो जाता है उसमें कोई किसी चीज़ का लाभ ही रहा होता है, कोई चीज़ का लोभ खातिर ही झगड़ा करते हैं और उसमें किसी का हानि भी हो जाता है, लाभ भी होता है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी लाभ हानि है, इसमें यह बताया गया है। इसी प्रकार व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय हित की व्याख्या उन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जा सकती है जिसके लिए कोई भी राष्ट्र कार्य करता है। इसमें यह कहा गया है कि हम लोग जौन चीज़ के लिए सब चाहते हैं, सब राज्य चाहता है, सब देश चाहता है कि वो अपना शक्ति को बढ़ाए, जौन चीज़ सब देश के लिए उपयोगी होता है वही लोग राष्ट्रीय हित का प्रयोग करते हैं, वो लोग सब करना चाहते हैं जिसके लिए कोई भी राष्ट्र कार्य करता है। राष्ट्रीय हित की आधुनिक अवधारणाएं
वास्तविक रूप से विभिन्न राजनीतिक एवं आदर्शवादी विचारों के विरोध वास्तविकतावाद विचारों के अवदान पर आधारित है। वास्तविकतावाद विचारों के अनुसार राष्ट्रहित वह अवधारणा सिद्धांत है जिसके आधार पर राजनीतिक कार्यों का निर्देश एवं विदेश नीति का निर्देश किया जाता है। इसके आगे मार्गदर्शिकाओं के अनुसार सुरक्षा संबंधित विचार राष्ट्रहित का प्रमुख अंग है। यथापि राजनीतिक आर्थिक एवं छल या कपट संबंधित विषयों भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मार्गदर्शिकाओं का कहना है कि सुरक्षा संबंधित विचार राष्ट्रहित पर प्रमुख अंग है। जैसे राष्ट्रहित का सुरक्षा, लोगों का स्वास्थ्य, वो सब जितना प्रमुख अंग है, यथापि राजनीतिक आर्थिक छल कपट संबंधित विषय में भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो सब विषयों में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, शायद यही है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोग तो बहुत लकी हैं जो आप लोग के समय में यूट्यूब है और बुक भी नहीं कितना पड़ेगा, ऑनलाइन वाला पेज भी मिल जाएगा। हम लोग जब थे तो हम लोग यूट्यूब तो था, लेकिन वहाँ तब सर्च करते थे तो कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता था, तो इसीलिए हम सोचे कि हम करें जिससे बाकी लोगों को भी सुविधा हो। वो लोग जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उन लोगों को फ्री में शिक्षा मिल सके और वो लोगों को बुक का ज़रूरत भी ना पड़े। ये ना हो कि बुक का अभाव है। अब तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, ये जो गरीब लोग को मोबाइल टैब दे ही रही है, पैसा दे रही, तो गरीब लोग तो टैब कीन ही सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, तो ये भी देख सकते हैं। उन लोग को बुक किनने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से वो लोग समझ भी लेंगे। चलिए हम लोग जैसे बता रहे थे, जितना भी थिंकर लोग हैं, मैनगंथाओ हो रहे हैं, और यहाँ एक और थिंकर पढ़े थे, क्या गया कहाँ गया, यहाँ जोसेफ, ये सब थिंकर है जो अपने अपने राय दिए हैं। तो हम लोग ज़्यादा थिंकर को ना देखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एग्जाम में आते हैं थिंकर तो 2 ही थिंकर लिखना चाहिए, एगो मैनगंथाओ लिख दीजिएगा, एगो जोसेफ फेरिकल। थिंकर का नाम देना चाहते हैं कि जितना भी थिंकर है, थिंकर जो बोल रहा है उसको आप लोग एग्ज़ाम में उसका वाणी जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ इन्वर्टेड कोमा में, शायद यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, इन्वर्टेड कोमा दे के थिंकर। राष्ट्रहित की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है। हार्टमैट ने राष्ट्रहित की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी है। आर्थिक राष्ट्रहित का तात्पर्य एवं एक संप्रभुता संपन्न राज्य की उन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से है जिसे वह पूरा करना चाहता है। राष्ट्रहित की तात्पर्य हार्टेल के अनुसार वो शायद कहा है कि राष्ट्रहित की तात्पर्य एवं संप्रभुता संपन्न राज्य की उन इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से है जिसे वह पूरा करना चाहता है। सब राष्ट्रीय और सब राज्य और सब देश अपना अपना इच्छा तमन्ना लेके रहते हैं, वो उन्हें अपना देश में ये करना है। उसी प्रकार ये भी बता है, इसका भी अति को झुटलाया तो नहीं जा सकता, सही है। चलिए हम लोग और ये सब थिंकर लोग ही हैं तो इनको हम लोग ज़्यादा देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसका आगे बढ़ जाते हैं। आपको वीडियो में हम अच्छे दिखा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के इनको अच्छा से बाद में रिवाइज भी कर लीजिएगा। हम जितना पढ़ रहे हैं उतना तो हम पढ़ ही रहे हैं, आप लोग बाकी अच्छे से रिवाइजिंग कर लीजिएगा। चलिए राष्ट्रहित का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आप लोग को एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि जो हिंदी, अभी हम लोग हिंदी है HS है, तो हम लोग को ज़्यादा तो हार्ड हिंदी में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन HS के बाद जो कॉलेज होता है, जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे तो इंग्लिश ही बस काम आएगा, ये हिंदी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी देखिए, खासकर आप लोग ये मोटा मोटा हेडलाइन जो है इन पे ध्यान दीजिएगा। क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं, कितने बच्चे लोग रहते हैं, जो ऐसे तो हम लोग सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, हिंदी में रहे तो सब जानते हैं, लेकिन कॉलेज में तो ऐसा रूल नहीं है, वहाँ तो सब इंग्लिश ही रहता है। तो इंग्लिश में कितना, ये सब कॉलेज में अगर जो पॉल साइंस में ऑनर्स कर लिया तो वो ये सब देखता है तो सोचता है वाह कितना हार्ड वर्ड है, हम तो कर ही नहीं सकते, ये कौन है हमारा, जबकि हम इसका बारे में हम पढ़े हैं, बस हमको इंग्लिश नाम पता नहीं होने की वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए आप लोग को भी क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट याद रखना होगा, और आप लोग कुछ इंग्लिश ही अब करने को सोचिए, क्योंकि HS तक हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश ही सबको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थॉमस रोवेन ने राष्ट्रहित को निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। थॉमस रोवेन कोई थिंकर होगा जिसने राष्ट्रीय हित को 6 वर्गों में बांटा है। मेरी नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं प्राथमिक राष्ट्रहित में थॉमस रोवेन ने क्या बांटा है 6 वर्गों में, उसको हम लोग देखते हैं। प्राथमिक राष्ट्रहित का संबंध उन हितों से है जिनकी रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसमें थॉमस ने कहा है इसमें प्राथमिक राष्ट्रहित का संबंध उन हितों से है जिनकी रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्राथमिक राष्ट्रहित के अंतर्गत राष्ट्र की प्राकृतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की लेकिन रक्षा लिखा है, सॉरी ये लोग भी कभी कभी बुक वाला भी रॉन्ग छाप देता है। अगर कोई अन्य राज्य उसकी पहचान को बर्बाद करने की चेष्टा करता है तो प्रत्येक राज्य किसी भी कीमत पर उसकी पहचान को बर्बाद रखने में चेष्टा करता है। अगर कोई अन्य राज्य उसकी पहचान को बर्बाद करने की चेष्टा करता है तो प्रत्येक राज्य किसी भी कीमत पर उनकी पहचान को बनाए रखने का चेष्टा करता है। यह है प्राथमिक राष्ट्रहित, जिसमें प्राथमिक राष्ट्रहित का संबंध उन हितों से है जिनकी रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। प्राथमिक राष्ट्रहित के अंतर्गत राष्ट्र की प्राकृतिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा जाता है। अगर कोई अन्य राज्य उनकी पहचान को बर्बाद करना चाहता है तो प्रत्येक राज्य किसी भी कीमत पर अपनी पहचान को बनाए रखने का चेष्टा करता है। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। गौण राष्ट्रहित, सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। गौण अथवा दूसरी क्रम का राष्ट्रहित उन हितों को कहते हैं जिसकी रक्षा करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है, यद्यपि इन हितों का संबंध राष्ट्र के अस्तित्व से नहीं है। उदाहरण के लिए विदेश में निवास करने वाले नागरिकों की सुरक्षा, कूटनीति की सुरक्षा, सुविधाओं की गारंटी आदि है। चलिए हम लोग तीसरा राष्ट्रहित क्या है। अस्थायी राष्ट्रहित, परमानेंट राष्ट्रहित। किसी राष्ट्र राज्य की दीर्घकालीन परिवर्तनीय हितों को इसकी अस्थायी राष्ट्र हित कही जाती है। इस हितों में साधारण बहुत धीमे गति से परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए सारे समुद्रों पर अमेरिका के जहाजी भेड़ों के बढ़ती हुई प्रभाव को लिया जा सकता है। नेशनल इंटरेस्ट, परिवर्तनशील राष्ट्रहित क्या है उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। थॉमस ने इसके बारे में क्या कहा है। परिवर्तनशील राष्ट्रहित उन हितों को कहते हैं जिनका महत्व किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ जाता है। इन हितों का निर्धारण साधारण जनमत, दलीय, राजनीतिक एवं राजनीतिक तथा नैतिक रिवाओं द्वारा किया जाता है। परिवर्तनशील राष्ट्रहित उन हितों को कहते हैं जिनका महत्व किसी विशेष परिस्थिति में बढ़ जाता है। इन हितों का निर्धारण साधारण जनमत, दलित, राजनीतिक एवं राजनीतिक तथा नैतिक रिजाओं द्वारा किया जाता है। परिवर्तनशील राष्ट्रहित में ये कहा गया है कि हम लोग परिवर्तनशील राष्ट्र नैतिक उसे कहते हैं जिसका महत्व पहले ना हो, उसी का महत्व अचानक बढ़ जाए। जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, पहले मास्क कोई नहीं पहनता था, मास्क का महत्व नहीं था, अभी अचानक ही कोरोना वायरस की वजह से अचानक ही मास्क का महत्व बढ़ गया, तो उसी को परिवर्तनशील राष्ट्रहित कहा जाता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। चलिए, थॉमस ने 6 सिद्धांत दिया था, हम लोग 4 सिद्धांत देख लिए हैं। 5वां सिद्धांत पे क्या है। सामान्य राष्ट्रहित, जनरल नेशनल इंटरेस्ट। सामान्य राष्ट्र के अंतर्गत वे हितें आते हैं जो अधिकांश राष्ट्रीय अथवा क्षेत्र जैसे आर्थिक, व्यवसायी एवं राष्ट्रों के बीच के कूटनीतिक संबंधों के साथ सामान्य रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति अथवा निरस्त्रीकरण के प्रयासों की स्थापना आदि
अनेक राज्यों की राष्ट्रीय हितों का गहरा संबंध इन विषयों से है। राष्ट्रीय हित अगर उसे कहते हैं जो अधिकांश राष्ट्र अथवा क्षेत्र जैसे आर्थिक, व्यवसायी एवं राष्ट्र के बीच के कूटनीतिक संबंधों के साथ समान रूप से लागू होता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति अथवा निष्क्रियकरण के प्रयास की स्थापना आदि। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की और देख लेते हैं। विशेष राष्ट्रीय हित। इस प्रकार के हित को साधारण सामान्य राष्ट्रीय हित के विस्तार के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय हित विशेष राष्ट्रीय हित का निर्धारण अस्थायी एवं समय के रूप में किया जाता है, अतः इसे विशेष राष्ट्रीय हित कहा जाता है। नहीं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवसाय की स्थापना के द्वारा तृतीय विश्व के आर्थिक अधिकारों, खासकर भारत एवं अन्य विकासशील देशों की आर्थिक सुरक्षा को उजागर के रूप में लिया जा सकता है। यह कहा गया कि विशेष राष्ट्रीय हित का निर्धारण अस्थायी एवं समय के रूप में किया जाता है, अतः इसे विशेष राष्ट्रीय हित कहा जाता है। जोन राष्ट्रीय हित का विस्तार होता है, जिसका अभी विस्तार हो रहा है, जैसे हम लोग को इंडिया है, ये उन्नत नहीं है, इसका अभी उन्नत हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसे उन्नत विकासशील देश कहा जाता है। अभी जोन देश का विकास हो रहा है या जोन चीज़ का विकास हो रहा है उसी को विशेष राष्ट्रीय हित कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के तरीके। ये सब एग्जाम में इजीली आ जाते हैं। देखिए ये 2016 में आए थे। राष्ट्रीय हित की सुरक्षित रखने के क्या तरीके हैं, इनको बारे में बताइए, ऐसे एग्जाम में आते हैं। हम आप लोग के लिए ये चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो 5 क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है हर एग्जाम में। तो आपको वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित तरीके एवं उपाय अपनाए जा सकते हैं। कूटनीति, डिप्लोमेंस। कोई भी चीज़ के लिए कूटनीति तो बहुत आवश्यक ही होता है, तो इसमें भी राष्ट्रीय हित की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी कूटनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कूटनीति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कूटनीति राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का एक प्रमुख तरीका है। कूटनीति संबंधी स्थापित करने की एक कला है। कूटनीति संबंध स्थापित रखने का एक कला है। जिन व्यक्ति को यह कार्य में संपादक का अधिकार दिया जाता है उन्हें कूटनीति कहा जाता है। कूटनीति विदेश नीति का निर्धारण इस प्रकार करते हैं जो राष्ट्र हित में तो हो ही साथ यह विदेश सरकार एवं विदेश नागरिकों के लिए भी स्वीकृति हो। उसे राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी राष्ट्रीय राज्य का कूटनीति निम्नलिखित 3 तरीकों का अनुकरण करता है: प्रोत्साहित, समझौता एवं बल प्रयोग की धमकी। कूटनीति के इस महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार करते हुए प्रेथर एवं पेकिंग ने इन्हें अपने अपने राष्ट्रीय सरकार की आंख एवं कानों की संज्ञा दी है। पेकिंग एवं पेथन एवं पार्किंग ने इसके बारे में कूटनीति के बारे में अपने अपने राष्ट्रीय सरकार की आंख एवं कानों की संज्ञा दी है। पेथेल और पेकिंग ने इन्हें आंख और कान कह दिया है कूटनीति को। कूटनीति तो सभी जानते हैं, सारा देश में कूटनीति होता है। एक देश के बीच अगर कोई देश में अगर किसी व्यक्ति से हम अपना बात मनाने चाहते हैं तो उसे कूटनीति 3 प्रकार के होते हैं: प्रोत्साहित, समझौता। अगर प्रोत्साहित करके मान गया, बातचीत करके मान गया तो मान गया, नहीं माना तो हम लोग समझौता करेंगे कि ये तुम ले लो, ये काम हम कर देंगे, ये काम मेरा हो जाना चाहिए, या ये जगह हम आपका ले लेंगे, आप इतना ले लीजिए समझौता करके। अगर इससे भी नहीं मानता है तो बल का प्रयोग या धमकी देके अपना कार्य कराया जाता है। ये राष्ट्रीय हित का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग आगे चलते हैं। प्रचार। राष्ट्र हित की सुरक्षा के तरीकों में से एक प्रधान तरीका प्रचार है। किसी देश के सरकार प्रचार के माध्यम से दूसरे देश की सरकार एवं लोगों को अपने राष्ट्रीय हित के, खासकर अपने विदेश नीति के पक्ष में प्रभावित करते हैं। सरकार रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपने विदेश नीति के औचित्य को न्याय संगठन बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रचार भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है, तो आप
राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का क्या क्या तरीका है, तो आप लोग 8 पॉइंट ही लिखना होगा। आप इतना लंबा लंबा पॉइंट ना लिखें, आप इन्हें शॉर्ट करके भी इतना भी बस लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद फिर यहाँ से कर दीजिएगा कि उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रोत्साहित, समझौता और बल। इतना लिख के ये लिख दीजिएगा, पेकिंग ने अपने राष्ट्रीय हित को आँख और कान कहा है, आँख और कान का संज्ञा दिया है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन आपको हम बता दिए थे कि ये चैप्टर से एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। चलिए प्रचार तो हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक सहायता एवं ऋण, इकोनॉमिक्स, ईड एंड डिबेट। अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए धनी एवं विकसित देश गरीब एवं विकासशील देशों को आर्थिक सहायता एवं ऋण प्रदान करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये धनी देश गरीब एवं विकासशील देशों को इस कारण आर्थिक सहायता एवं ऋण प्रदान करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में यह देश अपनी ऋणदाता देशों का समर्थन करें। इसका ये प्रचार स्वस्थ राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने में ये भी एक बहुत ही उपयोगी है। इकोनॉमिक, आर्थिक सहायता, जो हम लोग अगर कोई उन्नत देश है जिसमें उन्नत अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ, उन देशों को पैसा दे के, ऋण दे के, उन लोग को आर्थिक सहायता दे के अगर हम लोग उसका हेल्प करें, तो अगर कोई बाई चांस हमारा किसी देश से झगड़ा हो गया तो वो लोग देश हमारा हेल्प करेंगे। इसलिए ये भी इजी पॉइंट है। आपको ये नहीं है कि आप जो लिखा है आपको वही लिखना है, आपको बस समझ के लिखना है। जैसे हम आपको बता दिए आर्थिक स्थिति, तो आप यहाँ आर्थिक सहायता लिख के ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो किताबी भाषा एग्जामिनेशन आपको बस देखना चाहता है कि आप लोग क्या लिखते हैं, आप समझे क्या है। किताब हुआ वो किताब नहीं लिखा जाता है, तो आप लोग तो समझदार हो, तो अपने से बना के लिखिएगा कि एक देश दूसरे देश के ऊपर देखता है, अगर कोई देश अनुन्नत हो, उसमें अभी तक उन्नत स्टार्ट नहीं हो, तो अंतर्राष्ट्रीय उस देश को हेल्प किया जाता है कि आने वाला दिनों में अगर कठिन दिनों हो तो हम अपने जोन मेरा हेल्प किया था, जोन देश हमारा हेल्प किया था, उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधी का निर्माण, फॉर्मेटिव ऑफ एलियंस। राष्ट्रीय क्षेत्रों में 2 या अधिक देश अपने समान हितों की सुरक्षा के लिए आपस में संधि का निर्माण करते हैं। कभी कभी कोई देश अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए संधि का निर्माण करता है। जब वह देश संधि के कारण अधिक शक्तिशाली हो जाता है, तो दूसरे देश भी अपने अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए संधि करते हैं ताकि यह गुट भी पहले गुट की भांति भली भांति मुकाबला कर अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा कर सके। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ज़्यादा पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है, एक पॉइंट और है, बल प्रयोग। हम लोग बल प्रयोग से भी किसी को अपना देश के तरफ से लड़ने के लिए ठीक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अपनी राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र प्राय बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की अधिक धमकी देते हैं। उदाहरण के लिए सन 1965 में कश्मीर पर अधिकार करने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उनके अवसरों पर यह देश गया है कि बड़ी शक्तिशाली बिग पावर अपने राष्ट्रीय हित के लिए किसी देश के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। निकारागुआ, अंगोला एवं ग्रेनेडा के आंतरिक मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। दूसरे देश अथवा देशों के साथ संयुक्त समझौता। दूसरे देश अथवा देशों के साथ संयुक्त समझौता के आधार पर ही राष्ट्रीय हित को सुरक्षित किया जा सकता है। जब 2 या अधिक देशों के बीच समझौता किया जाता है तो उसे दोनों पक्ष के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। युद्ध, लास्ट तरीका शायद युद्ध ही है, इतना से सुरक्षित ना हो तो युद्ध करके ही सुरक्षित किया जाता है। अपने राष्ट्रीय हित को क्षुण्ण बनाए रखने एवं उनमें अभिवृद्धि करने के लिए सबल राष्ट्रीय निर्माण राष्ट्र पर जबरदस्ती युद्ध थोप देता है। इराक के संबंधों में अमेरिका ने ऐसे ही नीति अपनाई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने में और भी तरीके हैं। उदाहरण के लिए किसी देश के राजनीतिक कार्यपालिका एवं दूसरे देश के राजनीतिक कार्यपालिका के साथ संभाषण अथवा
संभाषण सभा आदि। इसके साथ ही साथ कार्यपालिकाओं की विदेश यात्रा आदि। निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रहित की चाहत के लिए किसी राज्य द्वारा उपयुक्त एक या एक से अधिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हित की लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य को बल प्रयोग के बदले शांतिपूर्वक तरीके का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम रहे सके एवं सुरक्षा तथा विकास का मार्ग प्रशस्त रहे। चलिए यहाँ तक ही ख़त्म हो गया है। अगर हम लोग राष्ट्रीय हित को सुरक्षित, बहुत सारा तरीका है राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग बातचीत करके शांति दिमाग से यह काम करें तो युद्ध भी ना हो और अपना काम भी बन सके और देश में शांति भी बना रहे। इसीलिए तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इतना तबाही हुआ कि थर्ड वर्ल्ड वार में उसे शीत युद्ध करना पड़ा। शीत युद्ध एक शांति युद्ध है जिसमें बातचीत से ही सब निपटाया जाता है, उसमें झगड़ा उगड़ा नहीं होता। चलो, विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्र की भूमिका। रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन द मेक ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। सिद्धांत राष्ट्र हित का निर्माण विधायक करते हैं एवं कार्यपालिका से उसे कार्य रूप में परिवर्तन करते हैं, लेकिन व्यवहार में शासक दल ही राष्ट्र हित का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के संबंध में हमारे राष्ट्र हित का निर्धारण पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा किया जाता है। इस संबंध में राजनीतिक दल को जनता को दिए गए वादों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। शासन के प्रजातांत्रिक स्वरूप में राष्ट्र हित की सौदेबाजी करना आसान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव के समय मत के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। इस बात का ख्याल किया जाता है कि राष्ट्र विभिन्न प्रकार के समूहों द्वारा बना है, जिनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः राष्ट्र हित के बारे में भी सबकी राय एक नहीं होती। अधिकांश हालातों में राष्ट्रीय हित समाज के प्रभुत्वशाली वर्गों के विचार द्वारा प्रतिबंध होते हैं। फिर भी यह आशा किया जाता है कि राष्ट्र के व्यापक हित का निर्धारण आंतरिक एवं बाह्य तत्वों द्वारा हो, जिसमें अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन स्वरूपों की अनदेखा न किया जा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्र एक संगठन है, उसमें नेता लोग को जो पार्टी में खड़ा होता है इलेक्शन में, उन लोगों को जो वादा किया रहता है प्रजा से कि तुम हमें वोट दो, हमारी पार्टी को विजय बनाओ, हम तुम्हारे नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। अगर वो नेता लोग अपना बात नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाती है। तो ऐसा नहीं कर सकता, उन लोग को भी जनता से मेल मिलाव करके ही रहना पड़ता है, मिलजुल के ही रहना पड़ता है, उसका मांगे पूरी ही करना पड़ता है, तभी वो लोग नेक्स्ट समय आने वाले दिनों में वो लोग पार्टी में उनकी ही पार्टी जीतेगी। ये है विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रहित की भूमिका। यहाँ तक कि भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण करता है। भारत की राय में इसी नीति के द्वारा देश अपने राष्ट्रहित को बनाए रख सकता है। गुटनिरपेक्ष के नीति से ही भारत अपने राय की इस नीति के द्वारा राष्ट्रहित को बनाए रख सकता है। गुटनिरपेक्ष के ही कारण भारत अपना राष्ट्रहित को बनाए रख सकते हैं। गुटनिरपेक्ष योग्यता अथवा औचित्य की नीति नहीं है, बल्कि यह जागरूकता स्व पर आधारित है। अगर यह नीति किसी दबाव के कारण बनी थी तो यह दबाव राष्ट्रहित का था। स्वहित न केवल उचित बल्कि राष्ट्र नीति का एक मूल कारण है। राष्ट्रीय हित के अलावा किसी अन्य आधार पर सरकार के लिए लगातार काम करना बिल्कुल निश्चित है। यह मार्गेंथाउ ने ठीक ही कहा है कि जब तक विश्व राष्ट्र के रूप में राजनीतिक तरीके से संगठन है, तब तक विश्व राजनीतिक में राष्ट्रहित का वास्तव में अंतिम शब्द है। इसमें थिंकर जो है मार्गेंथाउ, उसने कहा है कि जब तक राष्ट्र में राजनीतिक तरीके से संगठित है, जब तक राजनीतिक तरीके से देश चल रहा है, तब तक विश्व राजनीतिक में राष्ट्रहित वास्तव में अंतिम शब्द ही है। चलिए हम लोग ये पॉइंट यहीं समाप्त करेंगे। इसके आगे गुटनिरपेक्ष है तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं।